ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे मीडियम वन, और ऐसे जैसे कि इसकी पावर हो, इसके बाद में लिखेंगे बीटा, और फिर यहाँ लिखेंगे मीडियम टू, मीडियम वन बीटा और फिर मीडियम टू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये हो गया। मीडियम वन को सिंपली वन लिख देते हैं और मीडियम टू को सिंपली टू लिख देते हैं। तो वन बीटा टू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये हो गया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। क्या होता है कि अगर कोई एक लाइट रे एक मीडियम से ट्रेवल करती है और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, तो हम उसको लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये लिखते हैं। उसके बाद अब अगर इसका उल्टा सोचा जाए, अब अगर इसका उल्टा सोचा जाए ऐसे, इसमें सर और क्या बोलते हैं उसे, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, आवाज कट रही हाँ थी। जी हाँ जी, आप देखिएगा कि अगर कोई भी लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर करती है, तो मैं उसको बोलूंगा वन ईटा टू। वन ईटा टू ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया कि लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर कर रही है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, पहले वन लिखा हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन आ जाएगा, फिर टू लिखा हुआ है तो अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू आ जाएगा, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यस सर। हाँ, यस सर। अब इसी तरीके से अगर इसका उल्टा देखा जाए, उल्टा क्या है कि बट इफ a light ray enters, but if a light ray enters from medium to medium 2 to medium 1, देन अगर उल्टा हो तो क्या होगा, मीडियम टू ईटा मीडियम 1, मतलब लाइट रे मीडियम टू से मीडियम 1 में एंटर कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, v2 अपॉन v1, है ना, क्योंकि पहले मीडियम टू है फिर मीडियम 1 है, मीडियम टू से मीडियम 1 में एंटर कर रही है तो v2 अपॉन v1। फिर क्या होगा, टू ईटा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या होगा देखिएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ईटा वन, वन अपॉन टू ईटा वन इज इक्वल टू, ये v2 अपॉन v1 है तो ये पलट कर क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। तो वन ईटा टू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये इक्वेशन नंबर वन है, और वन अपॉन टू ईटा वन ये भी v1 अपॉन v2 है, इक्वेशन नंबर टू। तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी v1 अपॉन v2 के इक्वल है, ये भी v1 अपॉन v2 के इक्वल है, मतलब वन ईटा टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू ईटा वन। बेटा ये समझ में आ गया सभी को कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अगर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। बताइए, क्लियर है, आदित्य, अक्षत, यस सर। देवांशी, ध्रुव, यस सर। सभी यस को सर। क्लियर है। ठीक है, क्षितिज, न्यासा, पावनी, प्राजक्ता, यस सर। ठीक है, चलिए जी, आगे चलते हैं फिर। एक मिनट रुकिए बस। बस एक मिनट रुकिए।
अब इसमें आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, if the refractive index, if the refractive index of water if the refractive index of water for light going from air to water, or light going from सर हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। If the refractive index of water for light going from air to water, light going from air to water, be 1.33, be 1.33, comma, what will be the refractive index for, comma, what will be the refractive index for light going from water to air, or light going from water to air, वो ये पूछ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है बेटा दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इसमें फिर वही चीज है, वो बोल रहे हैं इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने क्या दे रखा है, देखिएगा। लाइट जा रही है एयर से वाटर में, तो मैंने लिखा ए ईटा डब्ल्यू, ए इज फॉर एयर, ईटा इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर, डब्ल्यू इज फॉर वाटर। तो लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, और लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर ये दे रखा है 1.33। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी कि वाटर से एयर में जाने वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो हम लिखेंगे इट implies that w eta a is equal to 1 upon a eta w, रेसिप्रोकल हो गया उसका, w eta a is equal to 1 upon a eta w, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, w eta a is equal to 1 upon a eta w, ये दे रखा है 1.33, पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा वैल्यू आ गई 0.75। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर मान यस सर। लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा है, और मुझसे पूछा जाए कि दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जाने वाला आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको रेसिप्रोकेट कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ kerosene, turpentine and water, of kerosene, turpentine and water
kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively, and 1.33 respectively, and 1.33 respectively. Full stop. In which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travels travel fastest? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर इतना, है ना। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी भी हमको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, सिर्फ ये बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का 1.44 है, टर्पेंटाइन का 1.47 है और वाटर का 1.33 है, ठीक है। तो ये तो नहीं बताया कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मुझे किसका, केरोसिन का 1.44, लेकिन ये नहीं बताया कि लाइट जो है वो कहां से कहां जा रही है। तो केरोसिन का बताया है ना। अगर सिर्फ ये बता रखा हो कि किसी एक सब्सटेंस का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा हो, तो हम ये मानकर चलते हैं कि लाइट जो है वो एयर से आ रही है और केरोसिन के अंदर एंटर कर रही है। उसी तरीके से जब टर्पेंटाइन का बोला 1.47, तो लाइट एयर में से आ रही है और टर्पेंटाइन के अंदर एंटर कर रही है। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। समझ गए? केरोसिन भी एक लिक्विड है, टर्पेंटाइन भी एक लिक्विड है। टर्पेंटाइन एक वो वाला लिक्विड होता है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑयल। ये ऑयल होता है जो कभी भी जो घरों में जो दरवाजे होते हैं, जो डोर्स होते हैं, उन डोर्स पर पॉलिश करने से पहले वो टर्पेंटाइन का जो ऑयल है वो पूरी उसकी एक लेयर लगाई जाती है, ताकि उसकी पॉलिश जो है वो उस पर बनी रहे, मतलब पॉलिश की लाइफ उससे बढ़ती है। तो टर्पेंटाइन इज ऑल्सो अ लिक्विड। तो ये केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर तीनों के तीनों लिक्विड ही हैं, और इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना इतना दे रखा है। तो आप ये देखिएगा कि वो पूछ रहे हैं इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो इनमें से किस मटेरियल में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी? तो देखो जरा, मैंने ये कहा सबसे पहले कि ए ईटा के, ए इज फॉर केरोसिन, ए इज फॉर एयर। एयर से लाइट केरोसिन के अंदर गई तो वो क्या हो जाएगा, वीए अपॉन बी के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है मुझे 1.44। मुझे तो वीके निकालना है, तो वीके के लिए क्या करें, वीके को ऊपर ले जाओ, 1.44 को नीचे ले आओ। वीके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीए अपॉन 1.44, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब इसी तरीके से मैं ये देखूंगा, टर्पेंटाइन को मैं बोल दूंगा टी, तो ए ईटा टी इज इक्वल टू वी ए अपॉन बी टी। और ये कितना दे रखा है, 1.47। 1.47 गिवन है ये हमको, 1.47 गिवन है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, मैं तो स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहता हूँ इन तीनों मीडियम्स में। तो मैं टर्पेंटाइन यानी कि वीटी निकालूंगा, तो वीटी को ऊपर ले आओ, 1.47 को नीचे ले आओ। तो वीटी इज इक्वल टू कितना हो गया, वीए अपॉन 1.47, इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन आ गया। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालेंगे। सर एक सेकंड रुक जाओ। ये इधर वाला नहीं मिटाओगे? नहीं हुआ अभी। करो फटाफट करो, जितना मिटा दिया है कर लीजिए। गरिमा लेट ज्वाइन किया आज?
सो नेटवर्क इशू था, so यहाँ पे लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप सभी बच्चों को मैं 10:30 बजे तक वीडियो भेज दूंगा आज की। किसी का भी कोई अगर बीच में कोई क्वेश्चन छूटा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। 10:30 बजे तक आ जाएगा वीडियो आपके पास। बताइए बेटा, मिटा दूं इधर का, हो गया? सर 1 सेकंड बस। हाँ हाँ। सर मिटा दो। ठीक है। अब देखिएगा, तो वीके की वैल्यू हो गई वी ए अपॉन 1.44, वीटी की वैल्यू वी ए अपॉन 1.47। सिमिलरली मैं कहूंगा वाटर के लिए जब हम निकालेंगे तो ए ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33, बल्कि पहले वैल्यू लिखो इसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, वीए अपॉन 1.33। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, आप ये देखिए, हर एक में हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो न्यूमरेटर में आ रहा है। इसमें भी वीए है न्यूमरेटर में, इसमें भी वीए है और इसमें भी वीए है। तो मैं ये जानता हूं कि अगर न्यूमरेटर किसी भी टर्म का, अगर कोई भी 2, 3 या 4 टर्म्स का न्यूमरेटर सेम रखा जाए तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो रैशनल नंबर अपने आप में उतना ही छोटा होगा। मतलब आप ये देखिएगा कि वीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.44। डिनोमिनेटर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखें 1.44 बड़ा है, 1.47 और बड़ा है, 1.33 सबसे छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो टर्म उतनी ज्यादा ही बड़ी होगी। तो आप ये देखिएगा कि डिनोमिनेटर सबसे छोटा क्या है, किसका है, ये देखिएगा। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि 1.44 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.47 ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी तो वैल्यू है 1.44। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 it is clear that velocity of light in any medium, velocity of light in any medium is inversely velocity of light in any medium is inversely proportional to refractive index। बेटा मेरी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को डाउट हो तो बता दो प्लीज। योग क्लियर है? देवांशी, सक्षम, विदिशा, पावनी, न्यासा, क्षितिज, यस सर। बेटा सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। सर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियो क्वालिटी गिर रही है, इस वजह से दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्या बताऊं, बताओ, इधर तो सब ठीक चल रहा है। चलिए समझने की नहीं सर अब कोशिश ठीक करिए, है। अगर नहीं भी आता है समझ में दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन, ये भी टर्पेंटाइन वाला भी और वाटर वाला भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बोल रहे हैं इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, वाटर का। तो हम ये कहेंगे सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is lowest
thus speed of light in water is highest. प्राजक्ता और न्यासा आप दोनों को समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। इसके बाद में अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम आ जाते हैं इसके अगले टॉपिक पर, वो है स्फेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में क्या होता है कि लाइट स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद टकरा के वापस आती है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो वो केस होता है रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि लेंस होता है और लेंस में क्या है कि जो भी लाइट रे आएगी वो आर पार निकल जाएगी, वो आएगी लेंस में आकर और फिर वो दूसरी तरफ मतलब एयर में वापस निकल जाएगी, तो इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल लेंस पे सबसे पहले जैसे हमने मिरर देखा था उसी तरीके से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्फेरिकल लेंस बनता किस तरीके से। तो जो हमारा नेक्स्ट बेटा 1 मिनट, ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है, 1 मिनट वेट करिए बस। नेक्स्ट है बेटा, एक पेज की जगह छोड़ देना दिवांशी। Okay, sir. हाँ, और वीडियो में देख लेना, मैं जल्दी भेज दूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब सबसे पहले ये देखना है कि जो स्फेरिकल लेंसेज हैं वो स्फेरिकल लेंसेज बनते किस तरीके से हैं और किस किस टाइप के होते हैं स्फेरिकल लेंस। तो बिल्कुल वही है कि जैसे हमने मिरर देखा था तो मिरर दो तरीके के थे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरीके से जो स्फेरिकल लेंसेज हैं वो भी दो तरीके के हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। अब बनेगा कैसे, आप ये देखिएगा कि हमारे पास ग्लास की एक बड़ी बॉल है, उस बड़ी बॉल को हमने काट दिया, एक किनारे से हमने उसको काट दिया। जैसे ये एक बड़ी बॉल है, इसको मैंने इस किनारे से भी काट दिया और मैंने इस किनारे से भी काट दिया। तो यहां से मैं निकालूंगा तो ग्लास का एक टुकड़ा ऐसे आ जाएगा, ये वाला इधर से इधर वाला टुकड़ा ये ऐसे आ गया, और जो दूसरा इधर से इधर वाला टुकड़ा है इसको मैंने लाकर इधर चिपका दिया ऐसे। ठीक है, तो अब जो मुझे ग्लास दिखाई, जो मुझे ये लेंस दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ से भी मेरे को ये बल्जिंग आउट सरफेस मतलब बाहर उभरी हुई सरफेस दिखाई देगी, और यहाँ से देखूंगा तो भी मुझे बाहर को उभरी हुई सरफेस दिखाई देगी। तो दोनों तरफ बल्जिंग आउट सरफेस यानी कि उभरी हुई सरफेस है, उस उभरी हुई सरफेस को हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स साइड। तो ये वाला जो लेंस है, दिस लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इस वाले लेंस को हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बताइए जी, क्लियर है इतना तो? ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा कि जैसे ये जो दो टुकड़े निकले थे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, अब इनको इसको ऐसे पलट दो और इसको ऐसे पलट दो, पलट कर लगा दिया। मतलब अब ये वाली साइड इस तरफ और ये वाली साइड इस तरफ, ऐसे इनको बैक टू बैक हमने जोड़ा और बीच में ग्लास इस तरीके से जोड़ दिया। तो आप ये देखेंगे कि ये वाली सरफेस भी गहरी सरफेस यानी कि केव वाली सरफेस, ये वाली सरफेस भी गहरी सरफेस यानी कि केव वाली सरफेस। जो गहरी सरफेस होती है उसको हम कॉनकेव साइड बोल देते हैं। तो ये वाला जो लेंस है, दिस लेंस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। This lens is called concave lens. बताइए बेटा, क्लियर है पावनी? Yes, sir. ठीक है, अब यहां तक करने के बाद में ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। जैसे हमने वहां देखा था, हमारे पास मिरर दो तरीके के थे, एक तो कॉन्केव मिरर था और एक कॉन्वेक्स मिरर था। तो कॉन्केव मिरर में हमने देखा था
कि एक पहला रूल हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। दूसरा रूल हमने ये देखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से गुजरती है तो वो जिस पोल से गुजरती है तो वो जिस रास्ते आई है, सॉरी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है। तीसरा रूल हमने ये देखा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कुछ इस तरह से रे ऑफ लाइट अगर कुछ इस तरह से स्ट्राइक करती है मिरर को कि वो फोकस से होते हुए मिरर को स्ट्राइक करे तो वो स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये 3 रूल्स देखे थे। चौथा रूल ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पर टकराती है तो जिस एंगल पर वो पोल पर टकराएगी उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कुछ उसी के जैसे रूल्स हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर रूल्स देखने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं ये देखूंगा कि अगर मैं ये मिटा दूं, बेटा ये देवांशी बना लिया ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स और कॉन्केव, सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा कि मैं सबसे पहले जैसे वहां पर कॉन्केव लेंस इंपॉर्टेंट था, कॉन्केव लेंसेज के 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, और जो कॉन्वेक्स लेंस था, सॉरी, कॉन्केव मिरर जो था उसके 6 केसेस थे, और जो कॉन्वेक्स मिरर था उसके केवल 2 केसेस थे। यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होंगे और कॉन्केव मिरर के केवल 2 केसेस होंगे। और मोस्टली ऐसे केसेस हैं कि आप अगर कोरिलेट करके पढ़ पाए तो आपको लगेगा कि आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत 2-3 अंतर है उसमें, और 2-3 अंतर बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है अक्षत, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ, देखिए जैसे मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में बेटा ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कॉन्केव मिरर की बात करी या मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात करी, तो हम ये बताते थे कि इसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा और फोकस किधर होगा। उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने के लिए मैं क्या करता था, मैं पूरा का पूरा स्फीयर कंप्लीट कर लेता था। स्फीयर कंप्लीट करके फिर मैं ये देखता था कि स्फीयर का सेंटर कहाँ पर है, जो स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। समझ रहे हैं? हम क्या करें करते थे उसमें कि जो भी हमारे पास मिरर है, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हम उसको कंप्लीट करते थे। कंप्लीट करके हम ये देखते थे कि वहां स्फीयर का सेंटर कौन सा है। तो यहाँ पर जरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखो ये इधर से ये कर्व वाली सरफेस है, अगर इसको मैं ऐसे कंप्लीट करके एक स्फीयर बना दूं तो ये स्फीयर बन गया। इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। चलिए जी, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको हम बोल देते हैं फोकस, एफ। अब इसी तरीके से जो इधर वाला कर्व सरफेस है इसको कंप्लीट करो, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो बेटा इधर एक स्फीयर बन जाएगा। यहाँ तो 2 स्फीयर बन रहे हैं और बिल्कुल बनेंगे। तो आप क्या करें, आप इस लाइन को, अब इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पर है, ये हो गया इसका सेंटर, इस लाइन को ऐसे कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा करेंगे तो वो भी फोकस हो गया। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 2 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए और 2 आ गए आपके फोकस। समझ गए? 2 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए और 2 आ गए फोकस। अब होता क्या है कि ताकि हम दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, तो जो लेंस होता है, लेंस को बीच में से वर्टिकली हम इस तरह से डिवाइड भी कर देते हैं। हमेशा हमेशा जो लेंस है वो लेंस इस तरीके का होता है कि जितना उसकी विड्थ इस तरफ होगी उतनी ही विड्थ इस तरफ होगी, तभी वो प्रॉपर्ली काम करेगा, नहीं तो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। लेंस की जितनी विड्थ इस तरफ होगी, लेंस की उतनी विड्थ ही इस तरफ होगी, तभी वो प्रॉपर्ली काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। फिर देखिएगा
मैंने ये कहा कि जो ये लेंस का वर्टिकल एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। अब दिमाग में ये आता है, अरे सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर क्यों बोल दिया आपने ये सी को। चलिए जी, इस सी को जब मैंने ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया, तो इन सी का क्या करें, ये एफ है, एफ का डबल ही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको बोल देते हैं बेटा 2f। कहीं मैं इस फोकस में और इस फोकस में कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो ये एफ है तो इसको बोल देंगे एफ डैश। जब ये एफ था तो ये 2f था इसका डबल, तो जब ये एफ डैश है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2f डैश। ये बता दीजिए, मेरी इतनी बात समझ में आ गई। लेंस में एक वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो होती ही है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो कहलाता है लेंस का सेंटर, और उस सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। जो फोकस होता है, दो फोकस आएंगे, एक फोकस इस तरफ, एक फोकस इस तरफ। इधर वाले फोकस को बोलेंगे एफ, इधर वाले फोकस को बोलेंगे एफ डैश। इधर वाले फोकस के डबल को बोल देंगे 2f। सीधी सी बात है, डबल क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ, 2f। और इसी तरह से इधर वाला जो फोकस है एफ डैश, इसके डबल को क्या बोल देंगे 2f डैश। मुझे लगता है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। Yes, sir. समझ गए। तो मिरर के केस में जहां पर हम एफ और सी बोलते थे, ठीक है, इसी तरीके से लेंस के केस में हम एफ और 2f बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर दो फोकस होते हैं, एक इधर वाली कर्व सरफेस का और एक इधर वाली कर्व सरफेस का, तो इधर वाले को एफ डैश और इधर वाले को 2f डैश बोलेंगे। और जो सेंटर होगा इसका, उसको पोल ना बोलकर इस बार उसको बोलेंगे कैपिटल सी। कैपिटल सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। बताइए बेटा, क्लियर है सबको। Yes, sir. ठीक है, ध्रुव बताओ, क्लियर है। ध्रुव, सक्षम, Yes, sir. ठीक है, सक्षम, युग, Yes, sir. युग समझ रहे हैं। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अच्छा, अब हेडिंग डालिएगा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। रूल्स फॉर obtaining images rules for obtaining images formed by convex lenses. Rules for obtaining images formed by convex lenses. पहला रूल लिखेंगे, a ray of light which is parallel a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens. A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens, after refraction through the lens, after refraction through the lens. तो देखिएगा, बिल्कुल कॉन्केव मिरर वाला पहला केस है।
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, दोनों की प्रॉपर्टी काफी मिलती जुलती है। बेटा ये हो गया इसका सेंटर लेंस का, जिसको बोल देते हैं कैपिटल सी। कैपिटल सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया एफ डैश, ये हो गया 2f डैश, ये हो गया f, और ये हो गया 2f। A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens, principal axis के पैरेलल है अगर कोई ray of light, तो वो इससे टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, passes through its focus after reflection। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए? सेकंड लिखिएगा, a ray of light, अक्षर समझ रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है। A ray of light passing through the optical center of a convex lens, a ray of light a ray of light passing through the optical center of a convex lens, passing through the optical center of a passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens। goes straight after refraction, goes straight after refraction through the lens। स्ट्रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। देखिएगा कैसे, एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया कैपिटल सी। A ray of light passing through the optical center of a convex lens, यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर को स्ट्राइक करती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही निकल जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लाइट ऐसे आई और ऐसे निकल गई, लाइट ऐसे आई और ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं आ रही है, वापस नहीं आ रही है, वो वापस किस में आती है? केवल मिरर में। मिरर में ही रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्लेक्शन, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब लाइट रे वापस नहीं आती। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। मुझे लगता है क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है बेटा, अगला देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं, इसमें है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, a ray of light passing through the focus of a convex lens, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis, becomes parallel to its principal axis parallel to its principal axis after refraction through the lens। Becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens। देखिएगा
प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा पहला फोकस एफ डैश, दूसरा फोकस 2f डैश, ऐसे ही ये हो गया एफ और ये हो गया 2f। तो आप ये देख लीजिए कि जैसा कि पहला वाला रूल था, पहले वाले रूल में ये था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अब इसका जस्ट उल्टा है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर आती है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा। तो आप देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट, अब फोकस तो मेरे पास दो है ना, मैं कभी भी जब ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही रे ऑफ लाइट आएगी। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे आके फोकस से टकराई और टकराने के बाद ऐसे लेंस से टकराई, फोकस से गुजरते हुए लेंस से टकराई, तो ये लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं। इमेज फॉर्मेशन ये अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने जिस तरीके से मिरर में देखा था बिल्कुल वैसे ही देखना है। कि देखिए एक, जैसे मान लो ये लेंस है, यहाँ पर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर हो गया फोकस एफ डैश, यहाँ एफ, यहाँ 2f, यहाँ 2f डैश। तो मुझे वही काम करना है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा c और f डैश के बीच में, पहला केस। दूसरा केस ऑब्जेक्ट को रखूंगा f पर, ठीक है। तीसरा केस ऑब्जेक्ट को रखूंगा f डैश और 2f डैश के बीच में। चौथा केस ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f डैश पर। पांचवा केस ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f डैश के इधर, और छठा केस ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पर। तो यही 6 केसेस जैसे कि कॉनकेव मिरर में देखे थे, तो यही 6 केसेस मुझे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में देखने हैं, ठीक है। ये तीनों रूल्स हैं। यहाँ पर वो चौथा वाला रूल नहीं होता, जो चौथा वाला रूल था ना कि पोल पर जब रे ऑफ लाइट टकराएगी तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, नहीं, वो रूल ही नहीं है। जो पोल यानी कि इस केस में ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगी वो सीधी की सीधी निकलेगी। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी कर लेता हूँ। और आपका मैथ्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल के बाद में रियल नंबर करवा दो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पॉलिनोमियल करवाया था आपका, अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करा है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी नहीं करवाया है। तो मेरा जो इरादा है वो अगला चैप्टर में रियल नंबर करवाऊंगा, और उधर बायो करवाऊंगा, बायो में मैं करवाऊंगा आपको लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। केमिस्ट्री में हम एक चैप्टर कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट चैप्टर, अगर मैथ्स की क्लास है कल, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर रियल नंबर स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनके स्कूल में एग्जाम में आ रहा है वो चैप्टर, ठीक है। Okay, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके।